चलो तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट में आना है। तो एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना आज का डिस्कशन। चलो तो कॉन्सेप्ट में हेडिंग डालना प्रोडक्शन बजट कॉमा मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट। चलो तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा आज का। तो दो तीन तरह के बजट की बात करेंगे हम लोग, बनाना सीखेंगे भी हम लोग। वो है प्रोडक्शन बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट और मटेरियल परचेज बजट। ठीक है जी। तो बस ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लिखना है इसमें। तो आप पहले मेरे साथ लिख लो। इसमें लिखना फर्स्ट एरो डाल के, फर्स्ट एरो डाल के लिखना है इसमें प्रोडक्शन यूनिट्स, ब्रैकेट में लिखना दैट इज यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्शन बजट में हमें बेसिकली कितने यूनिट्स बनाने हैं इसकी बात करनी होती है। और जब मैं बनाने की बात करता हूं तो आई मीन ऑफ फिनिश गुड्स। क्या बनाते हैं हम लोग? फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन की बात होती है। तो ये कैसे निकलता है देखो, सेल्स यूनिट्स, इसमें प्लस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी यूनिट्स में ऑफ कोर्स, माइनस करते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी यूनिट्स में। तो इससे मेरा जो आंसर आता है वो आता है यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब कितने यूनिट्स बनाने हैं हमको। तो प्रोडक्शन बजट में हमको यही निकालना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। आपको सेल्स यूनिट्स मानो मैं बता दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक में आपको मानो बता दूंगा, ओपनिंग स्टॉक में आपको बता दूंगा फिनिश गुड्स का। तो आपको निकालना पड़ेगा इन सबको इस्तेमाल यूज करके कि कितने यूनिट्स बनाने हैं। तो सेल्स लेनी है हमको, कितने यूनिट्स बेचने हैं, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब कितना हमें फिनिश गुड्स मेंटेन करना है, और उसमें ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश गुड्स का वो माइनस कर देंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब आपको कितने यूनिट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड बनाने पड़ेंगे। तो जब प्रोडक्शन बजट की बात करेंगे तो हमें प्रोडक्शन बजट में ये निकालना पड़ेगा, राइट। अब इसी को यूज करके मेरे आगे के बजट निकलेंगे। जैसे मैंने प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल दिए प्रोडक्शन बजट बना के, अब इसी को यूज करके मैं मटेरियल कंजम्पशन बजट बता पाऊंगा कि भाई जितने यूनिट्स मैं बनाने वाला हूं, जितने यूनिट्स मैं बनाऊंगा या जितने यूनिट्स का मैंने बनाने का बजट निकाला है, उतने यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल का कंजम्पशन होगा। तो बोलने का मतलब यह है कि पहले मुझे प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा, फिर उसकी मदद से मैं क्या बना पाऊंगा? मटेरियल कंजम्पशन बजट। क्योंकि उस जब तक मुझे ये नहीं पता कि मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा, मैं ये कैसे बता सकता हूं कि मेरा मटेरियल कंजम्पशन क्या रहेगा। और वंस मैंने मटेरियल कंजम्पशन निकाल दिया, इसकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं? इसकी मदद से फिर मैं मटेरियल परचेज बजट बता सकता हूं। फिर वही बात है, मटेरियल मैं कितना परचेज करूंगा गिवन पीरियड में, ये मैं कैसे बता सकता हूं जब तक मुझे यही नहीं पता हो कि मेरे कितना मटेरियल का कंजम्पशन रहेगा, मुझे कितने मटेरियल को कंज्यूम करना पड़ेगा, कितना मटेरियल मेरा यूज होगा। तो वंस मैं मटेरियल कंजम्पशन बजट बना लूं, उसके बाद फिर मैं क्या बना सकता हूं? मटेरियल परचेज बजट। तो ये एक फ्लो में चलेगा, आपस में इंटरडिपेंडेंट है। परचेज बजट बिना मटेरियल कंजम्पशन बजट के नहीं बन सकता,
और बिना मटेरियल कंजम्पशन बजट के परचेज बजट नहीं बन सकता, और बिना प्रोडक्शन बजट के मटेरियल कंजम्पशन बजट नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए ये देख लिया कि कितने यूनिट्स मुझे बनाने हैं। फिर मैं क्या निकालूंगा इसके बाद, नेक्स्ट एरो में लिख लो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन यानी कितने रॉ मटेरियल के यूनिट्स कंज्यूम होंगे। तो वेरी सिंपल, लिख लो फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। और जैसे कि मैंने कहा ये कैसे निकला, ये आपका सिंपली स्पीकिंग प्रोडक्शन बजट से निकला। तो मैं इसके नीचे ऐसे लिख देता हूं, प्रोडक्शन बजट से ये आपको पता लग जाएगा कि कितने फिनिश गुड्स आपको बनाने हैं। तो फिनिश गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल यूनिट्स पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड। यानी एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है। तो आपको वही बात, मतलब सिंपली स्पीकिंग अगर मैं इसको बोलूं, इसको हम बोल सकते हैं कंजम्पशन रेट, जो कि हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं। कंजम्पशन रेट कि एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लगता है। तो ऐसी मतलब उदाहरण के तौर पे मानो मैंने बोला कि मेरे प्रोडक्शन बजट के हिसाब से मुझे 10,000 यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट बनाने के लिए 4 यूनिट लगते हैं रॉ मटेरियल के। तो आप पहले प्रोडक्शन बजट से निकाल चुके कि 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, आप उसी को यूज करके आप बोलोगे कि ठीक है 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मतलब आपको 40,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल के कंज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सीधा मटेरियल कंजम्पशन बजट। और फिर इसके बाद जैसे कि मैंने बोला, इसकी मदद से आपका क्या निकलेगा, आपका रॉ मटेरियल परचेज बजट निकलेगा नेक्स्ट। तो रॉ मटेरियल परचेज, तो ये भी कर लो फटाफट से, रॉ मटेरियल परचेज ये कैसे निकलेगा। तो इसमें लिखना रॉ मटेरियल यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड, टू बी कंज्यूम्ड, ये कैसे निकला हमारा, ये निकला कंजम्पशन बजट से। या मटेरियल पूरा लिखना चाहिए, मटेरियल कंजम्पशन बजट। तो रॉ मटेरियल यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड, फिर वही इसमें प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये प्लस करेंगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये माइनस करेंगे। बस ये करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रॉ मटेरियल यूनिट्स टू बी परचेज्ड, रॉ मटेरियल यूनिट्स टू बी परचेज्ड। तो बन गया आपका परचेज बजट, है ना। तो आपको दिख गया ना कि आपको पहले प्रोडक्शन निकाल के उससे कंजम्पशन निकालना है, फिर वहां से आपको परचेज निकालना है। और इसके बाद अगर आपने मानो रॉ मटेरियल परचेज यूनिट्स भी निकाल दिए परचेज बजट से, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फाइनली परचेज कॉस्ट क्या रहेगी, सिंपली स्पीकिंग आप रुपीस में बताओ कि आपके परचेज रुपीस में कितनी रहेगी। तो अगेन वेरी सिंपल, सिंपल है। आपने अगर परचेज निकाल दिया कि कितने यूनिट्स परचेज करने हैं, तो बस उसको परचेज प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर दो। परचेज प्राइस बोल लो या फिर कॉस्ट बोल लो, जो भी बोलना चाहो, पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल।
बस दैट्स इट। ये मुझे आपके साथ डिस्कशन करना था आज कॉन्सेप्ट में। आप इसी के आधारित पे या इसके इर्द गिर्द बेसिकली आपको आज के क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे, ठीक है। तो ये आपको मतलब हेल्प करेगा आज के क्वेश्चंस करने में बेसिकली, इसलिए मैंने आपको ये अलग से पहले लिखवा दिया। तो पहले आप इसको लिख लो और इसको लिखने के बाद फिर अब आप अपने क्वेश्चंस पे आ सकते हो। तो हमको स्टार्ट करना है सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमको करना है। तो पहले इसकी नोटिंग पूरी कर लो, इसकी नोटिंग कर लेना मेरे साथ साथ, और अगर नोटिंग हो जाए तो अब आप खोल लेना इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो तो फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 4 खोलते हैं। तो एक काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे 2-3 सितारे लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो एग्जाम के लिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आराम से हमें इसी क्वेश्चन पे काफी सारा टाइम देना है, इन द सेंस क्योंकि आराम आराम से करना है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इतना ही है, ठीक है। तो चलो तो आओ इसको पढ़ते हैं, क्या कह रही है। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इट्स क्वार्टर वाइज सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एज अंडर। तो आपको क्वार्टरली सेल्स बता रखी है बेसिकली, अगर आप नीचे देखोगे तो यूनिट्स में बता रखी है। तो क्वार्टर 1 में कह रहा है कि 30,000 यूनिट्स की सेल होगी, क्वार्टर 2 में 37,500 यूनिट्स की सेल होगी, क्वार्टर 3 में 41,250 यूनिट्स की सेल होगी, क्वार्टर 4 में 45,000 यूनिट्स की सेल होगी। फिर कहता है द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 6,000 यूनिट्स। तो इंपॉर्टेंट चीजें है, साथ साथ अगर एक काम करते हुए हम चले ताकि बाद में मुझे आसान हो जाए, मैं सब लिखते हुए चलता हूं। तो सबसे पहले उसने फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक बता दिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि पैरा में दे रखा है बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ना, तो बाद में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना, अभी के लिए हम बस ताकि थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा रहे इसलिए ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मेरा फिनिश गुड्स का है 6,000 यूनिट्स, और फिर कह रहा है कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट 12,250 यूनिट्स। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 12,250 यूनिट्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ध्यान रखना, वैसे ऊपर इंफॉर्मेशन जो सेल्स की थी वो क्वार्टरली थी, बट ये आपको ईयरली बेसिस पे बोल रहा है, मतलब पूरे साल का, ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर की बिगिनिंग में मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था और ईयर के एंड पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। तो ध्यान से बड़े केयरफुली पढ़ना सारी चीजें। उसके बाद द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% ऑफ सेल्स ऑफ करेंट क्वार्टर एंड 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्शन पैटर्न बता रहा है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे, उसने आपको सेल्स के यूनिट्स तो बता दिए क्वार्टर वाइज, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के। अब वो इसी तरह से क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, उसका डेटा दे रहा है आपको। वो कह रहा है हर क्वार्टर में हम जितनी सेल्स हमें करंट क्वार्टर में करनी है उसका 80% बनाएंगे, प्लस अगले क्वार्टर की जो सेल होने वाली है उसका 20% बनाएंगे। तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं लिख लेता हूं, है ना, ताकि आसान रहेगा बाद में। तो प्रोडक्शन की बात कर रहा है वो, प्रोडक्शन में कह रहा है क्वार्टर वाइज हर क्वार्टर में हम क्या प्रोडक्शन करेंगे, एक तो 80% ऑफ सेल्स ऑफ करेंट क्वार्टर प्लस 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो आराम आराम से मैं इजी वे में सारे डेटा को यहां पे पुट करते हुए देख रहा हूं। फिर कह रहा था कंपनी मेंटेन्स दिस 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट क्वार्टर। मतलब बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि हर क्वार्टर के एंड में जो कंपनी है, जो नेक्स्ट ईयर का जो सेल होगा उसका जो 20% वाला पार्ट है उसको वो एज अ क्लोजिंग स्टॉक रखता है। सिंपल इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो हम बनाते हैं ना 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, बेसिकली अगले क्वार्टर में जो यूनिट्स बेचने वाले हैं उसका 20% जो है हम इसी क्वार्टर में बना देते हैं, और इसको कह रहा है, इसको हम लोग रखते हैं एज क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं इसके अराउंड ऐसे बादल बना लेता हूं और ऐसे इसके नीचे लिख लेता हूं, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहता है, राइट। तो बस इसका देखो मतलब, अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, दैट मीन्स टू से कि हम लोग करंट क्वार्टर का जो सेल करनी है उसका तो 80% पार्ट है वो करंट क्वार्टर में प्रोड्यूस करते हैं, और रिमेनिंग 20% क्या होता है कि हमने प्रीवियस क्वार्टर में बना लिया होता है। तो प्रीवियस क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक इस क्वार्टर में ओपनिंग स्टॉक बन के आता है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो 80% माल जो हम बेच रहे हैं वो करंट क्वार्टर में बना रहे हैं, और जो बचा हुआ 20% है वो जो प्रीवियस क्वार्टर में बना रखा है उसको हम लाके उसको बेचते हैं, ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000 kg एंड क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड एट 5,000 kg। तो आराम आराम से सारी इंफॉर्मेशन देखो मैं यहीं पे समेट के लिख रहा हूं। अब रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना बोला उसने, ओपनिंग स्टॉक बोला 10,000 kg, क्लोजिंग स्टॉक बोला 5,000 kg। तो ये भी लिख देते हैं 10,000 kg एंड 5,000 kg, ठीक है जी। फिर कहता है ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स या फिनिश आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये आपको कंजम्पशन रेट दे रहा है, तो इसी के नीचे मैं ऐसे एरो बना के लिख देता हूं कंजम्पशन रेट। तो कंजम्पशन रेट बता रहा है, जो बेसिकली आपको कंजम्पशन बजट के लिए आपको यूज करना होगा 2 kg पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल का 2 kg यूज करना पड़ता है। ओके, द कंपनी प्रपोजेस टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट, ध्यान से पढ़ना, एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन द फर्स्ट 3 quarters इन द प्रपोर्शन एंड एट द प्राइसेस गिवन बिलो। इसका मतलब आप जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करोगे, आप जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करोगे पूरे साल की आपकी जो परचेज रिक्वायरमेंट होगी, ध्यान से परचेज रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है जितना भी एनुअल परचेज होगा आपका पूरे साल को, आपको पूरे साल में आपको जो परचेज करना है वो आप 3 quarters में ही परचेज कर लोगे। यानी जो आखिरी चौथा क्वार्टर है उस चौथे क्वार्टर में आपको कुछ परचेज नहीं करना, सारी परचेजेस आपकी 3 quarters में, पहली 3 quarters में हो जानी चाहिए। तो ये भी मैं यहां पे समेट के लिख देता हूं, कितना कितना प्रतिशत उसने बोला फर्स्ट क्वार्टर में 30%, सेकेंड क्वार्टर में 50%, थर्ड क्वार्टर में 20%। तो 30, 50 एंड 20। तो अभी वैसे मुझे नहीं पता कि मुझे एनुअल कितना परचेज करना है रॉ मटेरियल, बट जितना भी करना है वो मेरे परचेज बजट से निकलेगा, उसमें मुझे पता लग जाएगा कि मुझे हर क्वार्टर में कितना कितना एक्चुअल परचेज करना है ना। उदाहरण के तौर पे अभी एक्चुअल तो मुझे फिगर्स नहीं पता, बट फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे रॉ मटेरियल 10,000 kg परचेज करना है पूरे साल में, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 10,000 का 30% पहले क्वार्टर में परचेज कर लूंगा, दैट इज 3,000। उसके बाद 10,000 का 50% में सेकेंड क्वार्टर में परचेज कर लूंगा, दैट इज 5,000। और रिमेनिंग जो 20% है यानी जो 2,000 यूनिट्स है या केजी है वो मैं थर्ड क्वार्टर में परचेज कर दूंगा। फोर्थ क्वार्टर में नो परचेज, फोर्थ क्वार्टर में कोई परचेज नहीं होगी। और हर क्वार्टर की जो परचेज होगी उसके परचेज प्राइस पर केजी बता रहा है 234। तो ये भी लिख देते हैं एट द रेट ऑफ 2 रुपीज, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज, एट द रेट ऑफ 4 रुपीज। चलो, कह रहा है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 20,000 रुपीज। तो ये भी देख लो क्या कह रहा है, ये जो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ना 10,000 kg का जो उसने बताया था रॉ मटेरियल का, उसका वो रुपीज में बता रहा है कि ये रुपीज में 20,000 रुपीज है। क्यों बता रहा है रुपीज में, क्यों बता रहा है, ये पता लगेगा जब क्वेश्चन पूरा करेंगे तो पता लगेगा। तो देखो मैंने वैसे पूरा क्वेश्चन समेट के लिख दिया, देखो इतना बड़ा पैरा वैरा में जो आपको क्वेश्चन दे रखा था उसको मैंने ऐसे इजी वे में यहाँ पे प्रेजेंट करके रख दिया। ऐसा जब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी। बाकी कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग इन द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज।
तो क्वार्टर वाइज आपको कुछ बनाना है, ध्यान से देख लेना, यहीं पे उसने बोला है सब क्वार्टर वाइज बनाना है। क्या क्या बनाना है? प्रोडक्शन बजट बनाना है आपको यूनिट्स में, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बनाना है आपको इन क्वांटिटी, मतलब वही केजी में, यूनिट्स में। फिर आपको रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाना है, क्वांटिटी में भी बनाना है यानी केजी में, और वैल्यू में भी बताना है। वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं, आपको परचेज प्राइस दे रखी है ना। तो आप परचेज जब यूनिट्स निकाल लोगे क्वार्टरली बेसिस पे कि कितने कितने आपको हर क्वार्टर में परचेज करना है, तो आप रुपीज में भी निकाल ही लोगे, सब कुछ आपको दे रखा है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट अपने आप में एक अनोखी रिक्वायरमेंट है, ये कह रहा है प्राइस्ड स्टोर्स लेजर बनाना, स्टोर्स लेजर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, यानी फीफो बेसिस पे आपको बनाना है अपना स्टोर्स लेजर कार्ड। ध्यान रखना ये सब चीजें क्वार्टर वाइज बनानी, सारी चीजें क्वार्टर वाइज बनानी, आपको सब कुछ बनाना है क्वार्टर वाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप तो समझ आ गया होगा, आराम से हमने पढ़ा एक एक करके, बिल्कुल सीक्वेंस में जो जो मांगा है बड़े आराम से करते हैं। रिक्वायरमेंट ज्यादा है क्वेश्चन की, क्वेश्चन बहुत आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले ही लिखवा दिया, उसी का बस आपको यूज करना है, और बाकी जो क्वेश्चन की कहानी है उसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले उसने क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट मांगा, तो सब कुछ क्वार्टर वाइज है, तो मैं यहाँ पे लिखते हुए चलता हूँ क्वार्टर वाइज। ठीक है, तो ये सब यूनिट्स है कि कितने यूनिट्स बनाने हैं, तो जैसे मैं काम करूं वैसे वैसे आप करना। तो 4 क्वार्टर्स है, 4 क्वार्टर्स है, तो एक कॉलम क्वार्टर 1 का, एक कॉलम बना लो क्वार्टर 2 का, एक कॉलम बना लो क्वार्टर 3 का, एक कॉलम बना लो क्वार्टर 4 का, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक कॉलम आप टोटल का भी बना लो, बेसिकली चारों क्वार्टर का टोटल, है ना। और यूनिट्स में निकाल रहे हैं, उसने यूनिट्स में मांगा ना, प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में मांगा है, तो हम ये सब यूनिट्स में निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो चारों क्वार्टर की पहले लिख लो सेल्स। वैसे यूनिट्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी यूनिट्स लिख चुके, तो बेसिकली सेल्स लिख लो। तो सेल्स वाली बस एक जानकारी मुझे क्वेश्चन से देखनी पड़ेगी, वो मैंने नहीं लिखी थी, वो मैं यहां से देख लेता हूं, बाकी सारी जानकारी मेरे पास क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी लिख ली है। तो 30,000, 37,500, 41,250, 45,000, तो बस ये पहले कॉपी पेस्ट कर लो। 30,000, 37,500, 41,250 और 45,000। तो एक बार जरा देख ले टोटल कितना आ रहा है, कॉलम का टोटल भी करना है ना हमको साथ साथ, तो इसलिए इसका टोटल भी कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 153,750, 153,750। ठीक है, तो ये मैंने यहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, कितने यूनिट्स मुझे सेल करने हैं। तो क्या आप सोच सकते हो कि मैंने सेल्स यूनिट्स लिखे क्यों हैं? क्योंकि प्रोडक्शन बजट मुझे बनाना है, और प्रोडक्शन बजट के लिए जो जानकारी दे रखी है वो आपको ये दे रखी है क्वार्टर वाइज। उसने कहा है कि हर क्वार्टर में हम करेंट क्वार्टर की जो सेल्स है उसका 80% बनाएंगे, और जो नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स है उसका 20% बनाएंगे, राइट। तो बस इसी का आपको इस्तेमाल करना है। तो अब अगर मैं प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने की कोशिश करूं, तो उसने बोला 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर and 20% of sales of next quarter। तो हर क्वार्टर के लिए मेरे को बस करंट क्वार्टर का 80% निकालना है और अगले क्वार्टर का 20% निकालना है। तो जरा करें, क्वार्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वार्टर 1 में हमने बोला करंट क्वार्टर में 30,000 बनाना है, इसका 80% होता है 24,000, इसका 80% होता है 24,000। साथ ही साथ हमें अगले क्वार्टर का 20% बनाना है, तो अगला क्वार्टर है 37,500, इसका 20% बनाना है, तो ये आ रहा है 7,500, ये आ रहा है 7,500। साथ साथ टोटल भी करते रहो, क्योंकि आपको टोटल अल्टीमेटली इसका मतलब इतने यूनिट्स बनाने, तो इसका टोटल आ गया 31,500, ये टोटल आ गया। तो क्वार्टर 1 में इसका मतलब टोटल कितने यूनिट्स बनाने, 31,500। तरीका समझ आ गया, सिंपल है, बस सेम काम हर क्वार्टर के लिए करो। तो क्वार्टर 2 में आओ, तो क्वार्टर 2 में करंट क्वार्टर का 37,500, इसका 80%, तो ये आ रहा है 30,000।
और आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिमेनिंग 7500 बेसिकली पिछले क्वार्टर से जो कैरी होके आएगा 7500 का, वो आपका यूज हो जाएगा। एनीवे अगले क्वार्टर का 20%, 41,250 का 20%, ये आ रहा है 8250। तो इसका मतलब सेकेंड क्वार्टर में टोटल कितने बनाने हैं, 38,250। फिर क्वार्टर थ्री में आ जाओ। क्वार्टर थ्री में करेंट क्वार्टर में 41,250 का सेल यूनिट्स है, 41,250, इसका 80%, तो ये आता है 33,000। ये आता है 33,000। और इसके बाद अगले क्वार्टर का 20%, तो अगला क्वार्टर है 45,000, तो 45,000 का 20%। ठीक है, तो इसका टोटल हो गया 42,000। मतलब थर्ड क्वार्टर में मुझे 42,000 यूनिट्स बनाने। अब क्वार्टर फोर में देखो प्रॉब्लम आने वाली है, शायद आपको पता लगी होगी। तो 80% ऑफ करेंट क्वार्टर सेल्स, तो करेंट क्वार्टर का सेल तो पता है मुझे 45,000 है, इसका 80%, ये आ गया 36,000। लेकिन सवाल उठा ये कैसे निकालोगे 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। तो क्वार्टर फोर का नेक्स्ट क्वार्टर तो कब होगा, अगले साल का फर्स्ट क्वार्टर जो होगा, बट दैट विल बी द नेक्स्ट क्वार्टर। तो मुझे क्वार्टर फोर तक की सेल्स तो पता थी, क्वार्टर फोर के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसकी सेल्स तो मुझे नहीं पता। तो सवाल उठा ये कैसे निकालोगे, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, ये आपका सवाल आ गया। यही एक समझने वाला तरीका है। और ये निकालने के आपके पास दो जुगाड़ है, मैं आपको बता देता हूं, आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव्स है, आप ये निकाल सकते हो। मैं दोनों जुगाड़ आपको बताता हूं, देख लेना आप भाई आपको क्या समझ आता है नहीं आता। बहुत सिंपल जुगाड़ है। पहला जुगाड़ तो मैं ओरली बता सकता हूं, पहला जुगाड़ मैं आपको ओरली बता सकता हूं, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना। क्वेश्चन ने हमें एक बड़ी और इंटरेस्टिंग जानकारी दी थी। उसने बोला था हर क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, हर क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, है ना। और हमको यही चाहिए ना। बेसिकली आई कैन से कि ये जो है ये 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर है। आई कैन से कि ये सिंपली स्पीकिंग ये हर क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक भी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये हर क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक भी है। मतलब क्वार्टर वन का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 7500, क्वार्टर टू का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 8250, क्वार्टर थ्री का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 9000। तो 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे बताओ क्या कोई जुगाड़बाजी से आप ये पता लगा सकते हो कि क्वार्टर फोर का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। क्या आपको क्वार्टर फोर का क्लोजिंग स्टॉक पता है, क्या क्वेश्चन वाले ने आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है रॉ मटेरियल का क्वार्टर फोर का? डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा ये दिया हुआ है। दिमाग लगाओ, बस सीधा सोचो यार, उसने जो आपको रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया था ये वाला 5000 केजी, 5000 नहीं सॉरी, फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, सॉरी मैं रॉ मटेरियल पे चला गया, मैं फिनिश गुड्स की बात कर रहा था। तो क्वेश्चन वाले ने जो फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक दिया था ये 12,250 यूनिट्स, मैंने आपको बताया था ये ईयर एंड का है। मुझे बताओ क्या ईयर एंड का मतलब ये नहीं हो गया क्वार्टर फोर एंड? क्या ईयर एंड का मतलब ये नहीं हो गया क्वार्टर फोर एंड? अगर मैं यहाँ पे ऐसे डायग्रामेटिकली 4 क्वार्टर्स में पूरे साल को तोड़ू, 1 2 3 4, ये तो आपको यहां का ओपनिंग स्टॉक दे रखा था फिनिश गुड्स का, और यहां का आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था फिनिश गुड्स का। ये है क्वार्टर वन, ये है क्वार्टर टू, ये है क्वार्टर थ्री, ये है क्वार्टर फोर। तो खुद सोचो भाई, ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दे रखा है इस पॉइंट पे, ये क्या इक्वल टू फोर्थ क्वार्टर का ही क्लोजिंग स्टॉक नहीं है? भाई फोर्थ क्वार्टर की लास्ट डेट क्या होती है 31 मार्च, और पूरे साल की लास्ट डेट क्या होती है वो भी 31 मार्च होती है। तो क्वार्टर फोर की भी लास्ट डेट 31 मार्च है, पूरे साल की भी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। तो आप ऐसे मन में सोच सकते हो कि आपको 31 मार्च की क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है, आपको 31 मार्च की क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है, तो ये अपने आप में क्वार्टर फोर की ही तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगी। तो मुझे बताओ, मैं वापस आता हूं,
आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर दे रखा है, दिस शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर फोर। तो अगर 12,250 यूनिट्स ईयर एंड का क्लोजिंग स्टॉक है, तो यही क्वार्टर फोर का क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। और क्वार्टर फोर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या हुआ? 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। तो बताओ, क्या मैं सीधा सीधा इसको ऐसे ही ना लिख दूं 12,250? क्या मैं इसको 12,250 नहीं बोल सकता? मुझे बताओ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? फिर मैं आपको दूसरा जुगाड़ भी बताऊंगा, आप देख लेना, अगर वो बेटर लगता है आपको। तब तक मैं इसका टोटल कर देता हूं, ये 48,250 आ रहा है। लॉजिक समझ आ गया आपको? ये लॉजिक क्लियर हुआ? सर दूसरा तरीका भी बताओ। दूसरा तरीका ये बताओ, मैं स्टार डाल के यहां पे दूसरा तरीका भी कर लेता हूं, आप भी कर लो इसको। आप एक काम करो, आप ये निकाल लो, कैलकुलेट लिख लो, टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो अभी मैंने आपको जो प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का एक काइंड ऑफ फॉर्मूला लिखवाया था ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में, आप उसको यूज करके पूरे साल के लिए चेक कर लो कि पूरे साल में आपको कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए बड़ा सिंपल है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया चेक कर लो। आप सेल्स यूनिट्स लो, प्लस करो इसमें क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, फिनिश गुड्स की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये पूरी डिस्कशन जब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं तो किसकी बात होती है? फिनिश गुड्स की। ठीक है, तो प्लस करो क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करो इसमें ओपनिंग स्टॉक। तो आपको अपने आप में प्रोडक्शन यूनिट्स पता लग जाएंगे फॉर द होल ईयर। प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर द ईयर, पूरे साल में आपको टोटल कितने यूनिट्स बनाने हैं। तो पूरे साल की सेल्स यूनिट्स आपको पता है, मैंने देखो यहां टोटल कर दिया था 153,750। पूरे साल में मुझे कुल मिला के 153,750 यूनिट्स बनाने हैं। फिर मुझे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का बता रखा है क्वेश्चन वाले ने यहां से, तो यहां से देख लो। तो क्लोजिंग स्टॉक 12,250 है, ओपनिंग स्टॉक 6,000 है। तो क्लोजिंग स्टॉक 12,250 है और ओपनिंग स्टॉक 6,000 है। तो बस इसको पुट कर करके आपको पता लग जाएगा, इसका मतलब आपको कितने यूनिट्स बनाने हैं, माइनस 6,000। ये आ रहा है 1,60,000, 1,60,000। तो इसका मतलब मुझे पूरे साल में कितने यूनिट्स बनाने, 1,60,000 ऑफ फिनिश गुड्स पूरे साल में। ठीक है, ये मैंने पूरे साल का बोला, मैंने से पूरे साल का इट मींस चारों क्वार्टर का मिला के, चारों क्वार्टर में का मिला के, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो चारों साल का, चारों क्वार्टर्स का मिला के मुझे इतने यूनिट्स टोटल फिनिश गुड्स के बनाने हैं। अब इसको यहां पे जरा पुट कर करके देख लेते हैं जरा, है ना। तो जरा इसका चारों का टोटल करो, मैंने टोटल का कॉलम बना रखा है 24,000 प्लस 30,000 प्लस 33,000 प्लस 36,000, ये आ रहा है 1,23,000, है ना। मुझे पता है टोटल ये सारे मिला के, वैसे अब तो यहां मैं फिल कर चुका, मानो ये मेरे को नहीं पता था, मैं मानो इसको हटा देता हूं जरा 2 मिनट के लिए, मैं इसको फिर से हटा देता हूं। ठीक है, मैं इसको फिर से यहां से हटा देता हूं। तो मुझे पता है चारों क्वार्टर का मिला के, चारों क्वार्टर का मिला के मेरे को कितने यूनिट्स बनाने, मैंने बोला मुझे 1,60,000 यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इससे मेरे को बैलेंसिंग फिगर में पता है क्या क्या चीजें पता लग जाएगी। मेरे को बैलेंसिंग फिगर में ये पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा, और फिर ये भी पता लग जाएगा। देख लो, चेक कर लो, आपको सब पता लग जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर में कितना बच रहा है, 1,60,000 माइनस 1,23,000, तो ये आ रहा है 37,000, 37,000। इसका भी बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, 1,60,000 माइनस 31,500 माइनस 38,250 माइनस 42,000, ये आ रहा है 48,250। और फिर इसका बैलेंसिंग फिगर भी निकालो, माइनस 36,000, 12,250। तो ऐसे भी आपको ये पता लग जाएगा कि ये 12,250 यूनिट्स निकालने हैं। तो दूसरा ऑल्टरनेटिव मैंने क्या बोला, ये आप बैलेंसिंग फिगर्स निकाल लो सारी, तो भी आपको पता लग जाएगा कि कितने यूनिट्स आपको बनाने हैं। मतलब जो भी मिसिंग फिगर्स है आपको सारी इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग फिगर्स पता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ये निकाल लिया,
वंस आपने ये निकाल लिया कि पूरे साल में मिला के 1,60,000 यूनिट्स बनाने फिनिश गुड्स के, तो सारी बाकी बेसिकली कोई चौथी क्वार्टर का बस एक ही पार्ट मिसिंग था, चौथी क्वार्टर का सिर्फ ये एक पार्ट ही तो मिसिंग था, तो बाकी तो आपका एज अ मिसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों भी जुगाड़ बता दिए कि इस सवाल में आप दोनों जुगाड़ यूज कर सकते हो। एक जुगाड़ तो ओरली यूज हो गया, दूसरे जुगाड़ के लिए आपको क्या करना पड़ा, ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने वैसे ये कैलकुलेशन कर रखी है वर्किंग नोट में, बट बिना ये कैलकुलेशन करे भी मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था कि आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है पूरे साल की, तो क्वार्टर 4 की भी वही क्लोजिंग स्टॉक होगी, और क्वार्टर 4 की जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट शुड बी इक्वल टू 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर ओनली। तो वैसे ही करके आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मेरा ये बताओ, मेरा फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया, फर्स्ट बजट का जो काम था वो खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत है, ये समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। तो डन हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन, आसान है। तो अब आगे के तो बस काम बहुत ही आसान हो गए, अब तो बाकी स्पेशली जो बजट वाला पार्ट है ये तो बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट आपको जो बनाना है वो है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ठीक है ना, तो मतलब आपको ये भी प्रोडक्ट वाइज ही बनाना है, प्रोडक्ट वाइज कह रहा हूं, सॉरी क्वार्टर वाइज, आपको ये भी क्वार्टर वाइज ही बनाना है। सारी चीजें क्वेश्चन वाले ने आपसे क्वार्टर वाइज मांगी है, याद रखना है ना। हालांकि हम एक टोटल का कॉलम भी बना लेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, बट वैसे उसने मेनली क्वार्टर वाइज मांगा था। और ये भी हो गया इन यूनिट्स, ये भी हम इन यूनिट्स निकालेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बोला था, प्रोडक्शन यूनिट्स आपने निकाल लिए क्वार्टर वाइज, तो अब आपको बस क्या करना है, उसी को यूज कर करके कैलकुलेट करना है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स हमने निकाल लिए, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने, दैट इज यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो वो ऊपर से चेक कर लो अपने ऊपर वाले आंसर से। तो फाइनल जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो ये है, ये पूरे क्वार्टर वाइज, मतलब क्वार्टर 1 का ये है, क्वार्टर 2 का ये है, क्वार्टर 3 का ये है, क्वार्टर 4 का ये है, ये आपके फाइनल प्रोडक्शन यूनिट्स है क्वार्टर वाइज। तो पहले तो इन्हीं को वापस से कॉपी पेस्ट कर लो। तो 31,500, 38,250, फिर कितना था 38,250 के बाद 42 एंड 48,250, 42 और 48,250, और सबका टोटल हमने निकाल ही लिया था 1,60,000। बस, तो आपको क्वार्टर वाइज पता लग गया कि कितने यूनिट्स बनाने हैं। तो देयरफॉर क्या आप आसानी से ये नहीं निकाल सकते रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड? भाई यही तो है कंजम्पशन बजट, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, उसको आप मल्टीप्लाइड कर दो किससे, क्वेश्चन ने कंजम्पशन रेट बताया था रॉ मटेरियल का, कि एक यूनिट बनाने के लिए ये रहा 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। तो जितने यूनिट्स बनाने हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 kg से, तो आपको अपनी कंजम्पशन रेट पता लग जाएगी। तो ये वैसे इन केजी है, ध्यान रखना इन केजी है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो सीधा सीधा इन सब को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सीधा सीधा इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो आपको कंजम्पशन भी निकल के आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो फटाफट कर लेते हैं। तो 31,500, तो ये आ गया 63,000, 38,250, तो ये आ गया 76,500, ये 84 आ जाएगा, ये आ रहा है 96,500, और ये आ रहा है 3,20,000, 3,20,000। दैट्स इट, डन हो गया, बन गया आपका कंजम्पशन बजट, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, आओ थर्ड आ जाओ, थर्ड भी रिक्वायरमेंट बड़ी आसान है।
तो थर्ड लिख लो, रॉ मटेरियल परचेज बजट क्वार्टर वाइज, रॉ मटेरियल परचेज बजट। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, लिखना कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोले तो सीधी भाषा में क्वार्टर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, मतलब चारों क्वार्टर का मिला के पूरे साल में हमें कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है। उसके लिए अगेन मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था काइंड ऑफ, पहले ही चेक करते रहना। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पूरे साल का केजी में है, तो पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होना है पूरे साल में, ये रहा 3,20,000 केजी। इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्लोजिंग स्टॉक आपको ऐड करना है रॉ मटेरियल का, और ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का माइनस करना है। दैट्स इट। तो ये भी दोनों भी चीजें गिवन थी आपको, रॉ मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों भी गिवन था आपको। तो ओपनिंग था ये रहा, सॉरी 10,000 केजी, और क्लोजिंग है 5,000 केजी। बस ये ऐड और लेस कर दो, तो 5,000 प्लस 10,000 माइनस। तो इसका मतलब मुझे कितने यूनिट्स परचेज करने हैं रॉ मटेरियल के, तो -5, ये आ रहा है 3,15,000 केजी। सब कुछ केजी में है, याद रखना ये केजी में है पूरा रॉ मटेरियल। तो दिस इज द रॉ मटेरियल यूनिट्स केजी में टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड। वंस आपको पता लग गया कि आपको टोटल 3,15,000 केजी इतने यूनिट्स बेसिकली मटेरियल के परचेज करने हैं, फिर आपको क्वेश्चन वाले ने बता दिया था कि कैसे क्वार्टर वाइज टोटल यूनिट्स आपको परचेज करने हैं। तो टोटल जितना परचेज करना है उसका 30% पहले क्वार्टर में, 50% सेकेंड क्वार्टर में, और रिमेनिंग 20% थर्ड क्वार्टर में। फोर्थ में तो हमें परचेज ही नहीं करना। तो बिल्कुल सीधी सीधी बात हो गई। तो अब आप इसका क्वार्टर वाइज भी निकाल सकते हो। तो लिख लो कॉलमनर फॉर्म में, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4, परसेंटेज ऑफ एनुअल परचेज, परसेंटेज ऑफ एनुअल परचेज। तो उसने बोला था क्वार्टर 1 में 30%, क्वार्टर 2 में 50% एंड क्वार्टर 3 में 20%। फोर्थ क्वार्टर में तो कुछ परचेज ही नहीं करना। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड केजी। चलो तो बस सीधा सीधा इसका निकाल लो, 3,15,000 का 30%, ये हो गया 94,500, 94,500, 157,500 और 63,000। बस फोर्थ क्वार्टर में कुछ नहीं। तो ये टोटल आ गया 3,15,000 केजी। तो 3,15,000 केजी को हमने बांट दिया अकॉर्डिंगली। और अगर आपके पास जगह है तो आप आगे ही कर सकते हो, और नहीं तो आप अलग से कर लेना, क्योंकि आपको परचेज बजट क्वांटिटी में तो निकालना ही था और रुपीज में भी निकालना था। क्वांटिटी में तो ये निकल गया, रुपीज में निकालने के लिए बस आप कॉस्ट या प्राइस पर केजी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो कि अगेन क्वेश्चन में गिवन है। कितना था, 2 3 4 ऐसे कुछ था ना, 2 3 4 करके दिया था कुछ, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 3 4, यस 2 3 4 था, 2 3 4 था। तो बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट पर केजी ₹2, ₹3, ₹4। तो आपको परचेज टोटल रुपीस में पता लग जाएगी, जो क्वेश्चन ने मांगा भी था।
तो आपको परचेज रुपीस में यहाँ पे पता लग जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 94,500 इंटू 2। ठीक है, तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये आ रहा है 1,89,157,500 इंटू 3। ये आ रहा है 472,500 63,000 इंटू 4। ये आ रहा है 2,52,000। यहां तो कुछ भी नहीं है, तो इसका भी टोटल आप निकाल सकते हो। तो आपको परचेज बजट पूरा पता लग जाएगा। 1,89,000 प्लस 472,500 प्लस 252, ये आ रहा है 9,13,500। 9,13,500। यहां तक भी फटाफट से पहले कर लो। ठीक है, बस डन हो गया, थर्ड पार्ट भी डन। और फोर्थ पार्ट में उसने देखना मांगा था आपसे, स्टोर्स कार्ड लेजर मांगा था, तो हेडिंग डालो, और ये भी क्वार्टर वाइज, याद रखना सब कुछ क्वार्टर वाइज। तो क्वार्टर वाइज स्टोर्स लेजर, और ये आपको फीफो बेसिस पे करना है, फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कैसे बनाना है, मुझे पहले फॉर्मेट बना लेने देना, कॉलम फॉर्म में बनाना है वैसे तो, फिर आप मेरा कॉपी कर लेना, फिर हम साथ में करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स लिखो, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर क्वार्टर वन, क्वार्टर वन में केजी रेट टोटल। तो जैसे बेसिकली हमने मटेरियल चैप्टर में बनाया था ना, स्टोर्स लेजर हम बनाते थे, वहां पे भी कुछ कुछ वैसे ही बनाना है, बस अभी क्वार्टर वाइज बनाना है, कुछ कुछ वैसे ही बनाना है, थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाइड है, क्योंकि इसको मैं क्वार्टर वाइज प्रेजेंट करना है, इसलिए उसको अकॉर्डिंगली हल्का सा मॉडिफाई करा है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब देख लेना आपके कैसे आ रहा है। तो पहले मैं बना लेता हूं, ऐसे आपको चारों क्वार्टर के लिए बनाना है। तो क्वार्टर टू में भी वही केजी रेट एंड टोटल, क्वार्टर थ्री में भी क्वार्टर थ्री केजी रेट टोटल, क्वार्टर फोर में भी केजी रेट टोटल। तो इसी तरह से आप भी बना लो, पहले पहले आप भी बना लो, फिर हम करेंगे। और बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी, डोंट वरी, सब आसान है एकदम। एक करूंगा तो आपको अपने आप बाकी समझ आ जाएंगे, एक करूंगा ना आपको बाकी अपने आप क्वार्टर के, जो बाकी क्वार्टर के है ना, आपको वर्किंग सारी समझ आ जाएगी कि कैसे कैसे करना है। तो पहले इतना आप बना लो। एग्जाम में प्रॉपर टेबल मतलब कोशिश करनी बनाने की, लाइन वाइन खींच के। ठीक है, हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, चलो, तो अब देखो इसमें कैसे काम करना है, आराम आराम से। सबसे पहले हमें लेना है
ओपनिंग स्टॉक किसका बना रहे हैं हम लोग? स्टोर्स लेजर, याद रखना, रॉ मटेरियल का। किसका बना रहे हैं? रॉ मटेरियल का। याद है ना, मटेरियल चैप्टर में भी हम किसका बनाते थे? रॉ मटेरियल का। मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। राइट, तो किसका स्टोर लेजर है? रॉ मटेरियल का। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले हमें लेना है ओपनिंग स्टॉक, फिर लेना है परचेजेस, है ना, फिर लेना है कंजम्पशन। कंजम्पशन लेना है, जिसको आप बेसिकली अपने मटेरियल चैप्टर में इश्यूज बोलते थे, इश्यूज के अंदर लेते थे। ठीक है, और इसके बाद ये करने के बाद आपका बच जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो एक काम करना, एक काम और कर सकते हो वैसे तो, जरूरत थोड़ा सा ताकि साफ साफ लगे, मतलब लिखना यही है बट थोड़ी सी जगह छोड़ छोड़ के लिखना, एक दो लाइन की जगह छोड़ छोड़ के लिखना। परचेजेस, कंज्यूम्ड, और फिर फाइनली क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो मैं एक का करके स्टार्ट करता हूं, आपको अपने आप समझ आने लगेगा, बहुत आसान है। तो हम पहले क्वार्टर वन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वार्टर वन का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा भाई? क्वार्टर वन का ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का क्या होगा? बेसिकली जो पूरे साल का ओपनिंग स्टॉक है वही क्वार्टर वन का ओपनिंग स्टॉक होगा। सेम लॉजिक अगेन, क्वार्टर वन की पहली डेट कौन सी? 1 अप्रैल। पूरे साल की पहली डेट कौन सी? 1 अप्रैल। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा था 10,000 केजी, और इसकी रुपीज में भी वैल्यू दे रखी थी 20,000। तो यही क्वार्टर वन का ओपनिंग स्टॉक भी होगा। तो यहां पे मैं इसके ब्रैकेट में लिख सकता हूं, दिस इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर वन। और सिमिलरली बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक भी ये जो आया होगा ये क्वार्टर फोर का ही क्लोजिंग स्टॉक होगा। हालांकि हम ये प्रूव कर लेंगे, यही क्वार्टर फोर का क्लोजिंग स्टॉक भी होगा। तो पहले मैं अगर क्वार्टर वन से स्टार्ट करूं, तो मैंने कहा क्वार्टर वन का ओपनिंग स्टॉक है 10,000 केजी, और रुपीज में इसकी वैल्यू दे दी थी। टोटल बेसिकली रुपीज है, तो इसमें आप रुपीज रुपीज लगा सकते हो रेट पे, और टोटल में आप रुपीज का सिंबल लगा सकते हो। ये अमाउंट में है बेसिकली, रुपीज रुपीज, है ना। तो इसका टोटल रुपीज में दे रखा था 20,000। तो फटाफट से बताओ, इसका मतलब रेट पर केजी क्या होगा? रेट पर केजी क्या होगा? 2 रुपए होगा। रेट पर केजी 2 रुपए होगा। ठीक है, अब परचेज बजट पे झांक झांक के देखना, क्वार्टर वन में हमने कितनी परचेज करी। आओ, क्वार्टर वन में हमने कितनी परचेज करी, ये रही। तो क्वार्टर वन की परचेज है 94,500 केजी, रेट है 2 रुपए, और अमाउंट है 1,89,000। दिख गया? क्वार्टर वन की परचेज कितनी है? 94,500 केजी है, 2 रुपए का रेट है, 1,89,000 टोटल है। इसी को बस लिख दो। तो परचेज हो गया 94,500 केजी, रेट अगेन 2 रुपए, और अमाउंट हो गया इसका 1,89,000। अब क्वार्टर वन में कंजम्पशन क्या है? क्वार्टर वन की कंजम्पशन क्या है? तो उसके लिए कंजम्पशन बजट देख लो। तो क्वार्टर वन की कंजम्पशन चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, कैसी भी देख लो। तो क्वार्टर वन की कंजम्पशन ये रही 31,500 केजी। तो क्वार्टर वन में हमने कितना कंज्यूम करा है? क्वार्टर वन में हमने कितना कंज्यूम करा है? कंजम्पशन बजट, सॉरी यहाँ पे, सॉरी ये है कंजम्पशन बजट, ये रही रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। तो यहां से देखना है आपको। तो क्वार्टर वन में हमने 63,000 केजी रॉ मटेरियल का कंज्यूम करा है। तो रॉ मटेरियल का हमने 63,000 केजी कंज्यूम करा है। अब फीफो बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं, तो रेट क्या लोगे आप? पहले कौन से लॉट में से कंज्यूम करोगे? फीफो का मतलब हो गया पहले सबसे पुराने लॉट में से पहले कंज्यूम होगा, बाद के लॉट से बाद में होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहला लॉट मेरा ये वाला है 2 रुपए वाला, ये ओपनिंग स्टॉक वाला। तो हम इसमें से कंज्यूम करेंगे। हालांकि इत्तेफाक से फर्स्ट क्वार्टर में परचेज जो किया है वो भी 2 रुपए वाली ही है, तो बात ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बट यस, टेक्निकली स्पीकिंग, कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, हम सबसे पहले आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ये कंज्यूम कर रहे होंगे 2 रुपए वाला। तो इसकी कंजम्पशन वैल्यू कितनी आ गई? 63,000 इंटू 2, ये आ गई 1,26,000। 1,26,000। ठीक है जी। तो ये करने के बाद अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 10,000 प्लस, ये बेसिकली ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया।
ठीक है, तो प्लस 94,500, इसमें से 63,000 कंज्यूम हो गया, तो बच गए मेरे 41,500 केजी बच गए, 2 रुपए वाले ही हैं, तो इसकी रुपीस में क्या वैल्यू हो गई 83,000। इसकी रुपीस में क्या वैल्यू हो गई 83,000। मुझे बताओ ये समझ में आ गया? ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमने 63,000 केजी कंज्यूम करा, कैसे कैसे कंज्यूम करा एक बार वापस से देख लो। फीफो बेसिस के हिसाब से पहले हमने ये 10,000 केजी में से कंज्यूम करा होगा पूरा, और फिर हमने बचा हुआ जो है वो 94,500 केजी में से कंज्यूम करा होगा। तो बेसिकली जो बचा हुआ 53,000 केजी है वो हमने 94,500 इस वाले केजी, इस जो परचेज वाला लॉट है इसमें से कंज्यूम करा होगा, और उसके बाद मेरा 41,500 का बचा होगा। फर्स्ट क्वार्टर में वो दिख नहीं रहा ढंग से, क्यों? क्योंकि रेट 2-2 रुपए ही था, ओपनिंग स्टॉक भी 2 रुपए था और परचेज भी 2 रुपए की थी, तो रेट सेम ही हो गया, तो एक तरह से एक ही लॉट हो गया एक तरह से। ठीक है, वो आगे के अब क्वार्टर्स में ज्यादा क्लियरली दिखेगा। अगर ये समझ में आ गया तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक भी बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में इसी को कॉपी पेस्ट कर लू, 41,500, 2 एंड 83,000। अब आपको बस सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। देख लो भाई, अब आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, आराम से देख लो। फिर से देखो परचेज बजट में से क्वार्टर 2 में हमने कितना परचेज करा है, देखो 157,500 केजी, रेट है 3 रुपए वाला, टोटल अमाउंट 472,500 है। चलो तो ये लिख लो 157,500, 157,500, 3 रुपए, 3 रुपीज, और कितना था टोटल, ये था 472,500, 472,500। अच्छा, आप क्वार्टर 2 की कंजम्पशन बजट से देखो कि क्या कंजम्पशन रही थी, क्वार्टर 2 में हमने कितना कंज्यूम करा था। तो सर ये रहा, क्वार्टर 2 में हमने 76,500 केजी कंज्यूम करा है, 76,500 केजी हमने कंज्यूम करा। अब ध्यान से देखना, टोटल आपने 76,500 केजी कंज्यूम करा। मैं बोल रहा हूं टोटल आपने 76,500 केजी कंज्यूम करा, मैं यहां पे लिख देता हूं साइड में। तो अब आपको सोचना है फीफो बेसिस पे कि पहले आपने किससे कंज्यूम करा होगा, कौन से वाले से कंज्यूम करा होगा। तो पहले आपने 41,500 से कंज्यूम करा होगा, पहले आपने इस लॉट से कंज्यूम करा होगा 41,500 पूरा, 2 रुपए के हिसाब से ये 83,000, और बचा हुआ बच कितना गया 76,500 में से 41,500 चला गया, तो ये बच गया 35,000। तो इस तरह से आपने 76,500 केजी कंज्यूम करा है बेसिकली। तो ये आपने कौन से लॉट में से कंज्यूम करा होगा, इस वाले 3 रुपए वाले लॉट में से। तो 35,000 इंटू 3, ये आ गया 1,05,000। तो रुपीस में कितनी कंजम्पशन हो गई फीफो बेसिस पे, ये हो गई रुपीस में 1,88,000, 1,88,000। तो क्लोजिंग स्टॉक में अब क्या कितने यूनिट्स बच गए, क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स बच गए, 157,500 माइनस 76,500, तो ये बच गए 122,500। और ये कौन से लॉट में से बचे होंगे सर, ये 3 रुपए वाले लॉट से बचे होंगे, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक था 2 रुपए वाला जो लॉट था वो पूरा यूज हो गया और पूरा कंज्यूम हो गया। तो अब ये 3 रुपए का जो बचा होगा वो मतलब सारा क्लोजिंग स्टॉक 3 रुपए वाले लॉट में से बचा होगा। तो रुपीस में कितना हो गया 367,500, 367,500। पहले मैं यहां तक रुक जाता हूं, ये बात समझ में आ गई। फीफो फॉलो कर रहे हैं, बस याद रखना, जैसे हम स्टोर्स लेजर में फीफो लगाते थे वही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, क्वार्टर 3 में आ जाओ, समझ आ गया तो क्वार्टर 3 में वही पहले 83,000 मतलब क्लोजिंग स्टॉक ही ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, सॉरी 1,22,000, 1,22,500, 3 रुपए, 367,500। चलो तो क्वार्टर 3 में वापस से कहानी शुरू करो। तो क्वार्टर 3 का परचेज बजट चेक करो, 63,000 4 रुपए वाले उसमें से खरीदा, तो 63,000 4 रुपीज के हिसाब से, तो ये कितना आया था 63,000 4 रुपीज के हिसाब से 2,52,000, 2,52,000। अब क्वार्टर 3 में कंजम्पशन कितनी है, क्वार्टर 3 की कंजम्पशन चेक कर लो। तो कंजम्पशन बजट ये रहा, तो 84,000 की कंजम्पशन है क्वार्टर 3 में, 84,000 की कंजम्पशन है। आ जाओ, तो क्वार्टर 3 में 84,000 की अगर कंजम्पशन है तो वही बात है
कहां से सारी सी कंजम्पशन हुई होगी? सारी ओपनिंग स्टॉक में से हुई होगी फीफो बेसिस पे। तो पूरी ही कंजम्पशन 3 रुपए वाले लॉट से हुई होगी जो ओपनिंग स्टॉक में है, क्योंकि उसमें 122,500 पड़ा था। तो 84,000 इंटू 3, 2,52,000। तो अब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा वो कितना बच गया? 122,500 प्लस 63,000 माइनस 84,000। तो वैसे देखो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो बच रहा है 1,01,500। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 1,01,500। अब इसका आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा कि इसमें से ओपनिंग में से कितना बच रहा है 3 रुपए वाले में से, क्योंकि इसमें 3 रुपए वाला भी है और इसमें 4 रुपए वाला भी है। तो 4 रुपए वाला तो पूरा ही है 63,000। जो परचेज लॉट है उसमें से तो पूरा ही बच रहा है, क्योंकि उसमें से कुछ यूज ही नहीं हुआ। और ओपनिंग स्टॉक में से कितना बचा है? 122,500 माइनस 84,000, या सीधा सीधा बैलेंसिंग फिगर ये आ रहा है 38,500 इंटू 3, ये आ गया 1,15,500। तो इसका टोटल आ गया 2,52,000। ये आ गया 367,500। 367,500। तो देख लो वापस से, ये वापस से देख लो, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 38,500 केजी बच रहे फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक लॉट, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में से सिर्फ 84,000 यूनिट्स ही कंज्यूम हुए। और रिमेनिंग जो 63,000 केजी बच रहे वो ये 4 रुपए वाले लॉट में से बच रहे हैं। फटाफट से बताओ, ये भी कर लिया, डन हो गया। Q3 में कोई दिक्कत? Q3 में कोई दिक्कत नहीं। तो वापस से ओपनिंग स्टॉक एक बार लिख लो, 38,500, 3 रुपए, यह आया था 1,15,500। 63,000 केजी मतलब यूनिट्स जो भी है 4 रुपए, 2,52,000। अच्छा, फोर्थ क्वार्टर में परचेज तो कुछ हुई नहीं, फोर्थ क्वार्टर में परचेज तो कुछ हुई नहीं, कुछ करी नहीं हमने परचेज। कंजम्पशन हुई खाली, तो कंजम्पशन फिर से देख लो कितनी हुई। तो कंजम्पशन बजट पे फोर्थ क्वार्टर की कंजम्पशन देख लो, 96,500। 96,500। तो फिर से फीफो लगाना है आपको, फिर से फीफो लगाना है। तो 96,500 की मेरी टोटल कंजम्पशन हुई। तो मैं यहाँ पे ऐसे फिर से टोटल लिख लेता हूँ 96,500। तो ये 96,500 केजी की जो कंजम्पशन हुई होगी, पहले तो पूरी ओपनिंग में से हुई होगी, इस वाले लॉट में से 3 रुपए वाले में से, क्योंकि ये पुराना लॉट है। हुई तो वैसे दोनों भी ओपनिंग में से ही है, लेकिन कौन सा लॉट है? 3 रुपए वाले लॉट से पहले हुई होगी, क्योंकि वो ज्यादा पुराना है। तो पहले तो 38,500 पूरे 3 रुपए वाले में से यूज हो गया। और रिमेनिंग जो बच गया, कितना बच गया? 96,500 माइनस 38,500। तो बच गए रिमेनिंग 58,000 केजी। वो मेरे 4 रुपए वाले लॉट में से कंज्यूम हुए होंगे फीफो के हिसाब से। दैट्स इट। 38,500, ये तो चलो 1,15,500 ही आएगा। और ये देख लेते हैं 58,000 इंटू 4, ये आ रहा है 2,32,000। तो टोटल कर सकते हैं इसका 2,32,000 प्लस 1,15,500, ये बचा 347,500। 347,500। तो अब क्लोजिंग स्टॉक में देखो, पता है कितने यूनिट्स बचे होंगे क्लोजिंग स्टॉक में? सर कितने यूनिट्स बचे होंगे क्लोजिंग स्टॉक में? मुझे देखने की जरूरत भी नहीं, 5,000 केजी बचे होंगे। और वो सारे के सारे 4 रुपए वाले लॉट में से बचे होंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई 20,000 रुपए। बाकी आप टैली कर सकते हो, 38,500 प्लस 63,000 माइनस 96,500, तो एग्जैक्ट 5,000 बच रहा है। ये कैसे पता था हमको 5,000 है? क्योंकि पूरे साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था रॉ मटेरियल का, जो मैंने पढ़ते वक्त भी बोल दिया था, वो कितना था? 5,000 केजी था। वो क्वेश्चन नहीं बता दिया था हमको, वो 5,000 केजी। तो हमारी कैलकुलेशन ही सब अकॉर्डिंगली करी थी हमने। तो सारा का सारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 4 रुपए वाले लॉट में बचा। तो इसकी रुपीस में 20,000 रुपए आ गई। बस इतना काम आपको इसमें करना था। चलो चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हेलो। हाँ, हो गया, डन हो गया।
चल ठीक है, तो बस खत्म, फाइनली क्वेश्चन समाप्त हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से एक बार अपने आप भी रिवाइज कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। और अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। तो आओ फटाफट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पे। आसान क्वेश्चन है बेहद ही। चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है के लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल एक्स। तो हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो है उसका नाम है एक्स। मैं लिखते हुए चलता हूं, मेरे फिनिश गुड्स कौन से हैं, मतलब फिनिश गुड्स का नाम क्या है, एक्स है, प्रोडक्ट का नाम है एक्स। द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग इट्स बजट फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो भी है 22-23। तो हमें सेकेंड क्वार्टर का बजट बेसिकली प्रेजेंट करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। It expects to sell 1,50,000 bags of eggs during the second quarter of 22-23 at selling price of 1200 रुपए पर केजी। तो ये आपको सेल्स बता दी उसने बजटेड की, क्वार्टर नंबर जो भी है 2 में आपकी सेल्स रहेगी 1.5 लाख बैग्स। तो एक्स का बेसिकली जो यूनिट हो गया वो बैग्स हो गया। इस क्वेश्चन में जो फिनिश प्रोडक्ट है मेरा एक्स, इसका जो यूनिट रहेगा वो बैग्स रहेगा, ठीक है। जैसे केजी होता है, लीटर होता है ना, इसमें बैग्स में हो रहा है, हम बैग्स में बेचते हैं, ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू सेल 1,50,000 बैग्स ऑफ एग्स इन द सेकेंड क्वार्टर। ये सेल्स हो गई। सेलिंग प्राइस भी बता दी 1200 रुपए पर बैग, ठीक है, ये समझ आ गया। सेकेंड पढ़ो पॉइंट। ईच बैग ऑफ एक्स रिक्वायर्स 2.5 मीटर ऑफ रॉ मटीरियल वाई एंड 7.5 मीटर ऑफ रॉ मटीरियल जेड। तो दो रॉ मटेरियल की बात बता रहा है, मटेरियल वाई और मटेरियल जेड, और उसका कंजम्पशन रेट बता रहा है आपको। तो कह रहा है कि एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए, बोले तो एक बैग बनाने के लिए आपको वाई मटेरियल का 7.5 मीटर चाहिए होता है, और जेड का वाई का 2.5 मीटर चाहिए होता है। आई स्टैंड करेक्टेड, वाई का 2.5 मीटर चाहिए होता है और जेड का 7.5 मीटर चाहिए होता है। तो इसका मतलब मैं फिर से आपके साथ एनालाइज करते हुए चलता हूं। अगर मैं अपने रॉ मटेरियल की बात करूं इस क्वेश्चन में, तो पता है हमारे कितने रॉ मटेरियल हो गए। एक रॉ मटेरियल वाई है, एक रॉ मटेरियल जेड है, मैंने तीसरा भी बनाया, तो अभी बताता हूं तीसरा क्यों बनाया, पहले आगे पढ़ते चलो। स्टॉक लेवल्स आर प्लान्ड एज फॉलोज। तो फिनिश्ड बैग्स ऑफ एक्स, ये फिनिश गुड्स हो गए। इसका आपको बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, बिगिनिंग बोले तो ओपनिंग स्टॉक, एंड बोले तो क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है क्वार्टर का, फिनिश गुड्स का दे रखा है, रॉ मटेरियल वाई, रॉ मटेरियल जेड का दे रखा है, और साथ में बैग्स का भी दे रखा है, एम्प्टी बैग्स नंबर्स में। तो बेसिकली इसका पता है क्या मतलब हो गया। टोटल अगर मैं मटेरियल बोलूं, मेरे कुल मिला के कितने मटेरियल मुझे लगते हैं, अगर मुझे प्रोडक्ट एक्स बनाना है तो मुझे चाहिए रॉ मटेरियल वाई और मुझे चाहिए रॉ मटेरियल जेड। मान लो ये तो मेरे मेन रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन क्योंकि मैं अपना फिनिश प्रोडक्ट बैग में बेचता हूं, तो इसके अलावा मेरा एक काइंड ऑफ रॉ मटेरियल बैग भी हो गया, क्योंकि मैं अपना जो मटेरियल है वो बैग के अंदर डाल के ही बेचता हूं। बात समझ में आ रही है। तो बैग जो आपका है ना, ये भी यहां पे एक काइंड ऑफ रॉ मटेरियल ही हो गया। इसी वजह से वो आपको बैग का भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है। तो रॉ मटेरियल वाई, रॉ मटेरियल जेड, ये तो मीटर्स में नापे जाते हैं, इसके यूनिट मीटर्स हैं, और बैग बेसिकली नंबर में है, नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है। अच्छा, कंजम्पशन रेट उसने बता दिया था एक्स का कितना, वाई का कितना है 2.5 मीटर पर यूनिट, और एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए 7.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल जेड। तो कंजम्पशन रेट बता दिया था, और बैग का कितना होगा
बैग का उसने खुद से बताया नहीं, बट ये अंडरस्टूड है कि आप एक बैग बनाने के लिए, मतलब आपका एक बैग है ना, मतलब बेसिकली फिनिश गुड्स का एक बैग आपको है, मेरी यूनिट ऑफ फिनिश गुड बैग है, तो आपका कंजम्पशन रेट 1 बैग ही हो गया। मतलब एक बैग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट में एक बैग ही रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है, मतलब वही बात हो गई, है ना। तो एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में एक बैग यूज हो रहा है, तो 1 का ही बेसिकली यहाँ पे कंजम्पशन रेट हो गया। ठीक है, तो अभी सब चीजें यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको सबके ओपनिंग स्टॉक और सबके क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं। ठीक है जी। अच्छा, Y कॉस्ट ₹160 पर मीटर, Z कॉस्ट ₹13 पर मीटर एंड एम्प्टी बैग्स कॉस्ट ₹110 ईच। तो ये आपको मटेरियल की कॉस्ट बता दी। फिफ्थ कहता है इट रिक्वायर्स 9 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल 1 बैग ऑफ एक्स, और लेबर की कॉस्ट है ₹70 पर आवर। तो ये आपको लेबर कॉस्ट भी बता रहा है कि एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 9 मिनट लगते हैं डायरेक्ट लेबर के, और जो लेबर का रेट है दैट इज ₹70 पर आवर। इसी तरह से वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी है ₹60 पर बैग। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ₹60 पर बैग, और फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 40 लाख रुपीस पर क्वार्टर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, सिंपली स्पीकिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हो गए। इसी तरह से वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो है 5% ऑफ सेल्स, सेल्स का 5%, और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है वो है 3,75,000 पर क्वार्टर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इन दो पे आपको ओवरहेड्स की जानकारी दे दी, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। इसमें आपको मटेरियल एंड लेबर की जानकारी दे दी। बस वो कह रहा है प्रिपेयर करो अ प्रोडक्शन बजट फॉर द सेट क्वार्टर इन क्वांटिटी। तो एक तो आपको सिंपल Q2 के लिए प्रोडक्शन बजट बनाना है। दूसरा कह रहा है प्रिपेयर करो रॉ मटेरियल परचेज बजट फॉर वाई जेड एंड एम्प्टी बैग्स। लो, उसने यहां पे भी हिंट दे ही दिया, और रॉ मटेरियल परचेज बजट में खुद ही बोल रहा है वाई जेड और बैग्स भी। तो अल्टीमेटली इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, पहले नहीं हुआ तो, कि आपके अल्टीमेटली 3 रॉ मटेरियल्स हैं, वाई जेड इन एम्प्टी बैग्स फॉर द सेट क्वार्टर इन क्वांटिटी एज वेल एज इन रुपीज। तो आपको परचेज बजट बनाना है। जाहिर सी बात है परचेज बजट बनाने के लिए आपको कंजम्पशन बजट भी बनाना पड़ेगा। हालांकि उसने मांगा नहीं, बट आपको मैं पहले ही दिखा चुका कि परचेज बजट बनाने के लिए आपको कंजम्पशन बजट पहले निकालना पड़ेगा, तभी आप परचेज बजट बना पाओगे। तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे कंजम्पशन बजट भी बनाना पड़ेगा। और थर्ड रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है, मतलब इट्स नॉट रिलेटिंग टू एग्जैक्टली बजट, बट वो कह रहा है कंप्यूट करो बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 बैग ऑफ एक्स। तो बेसिकली वो आपसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है, आपका वो फिनिश गुड्स का टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। मेन मतलब है फर्स्ट एंड सेकंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। स्पेशली जो पिछला इलस्ट्रेशन हमने कर लिया उसके सामने तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चीटी है, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, बहुत आराम से होगा देखना। तो सबसे पहले बना लेते हैं प्रोडक्शन बजट। ऑफ कोर्स जो प्रोडक्शन बजट बनता है वो फिनिश गुड्स का बनता है, दैट इज एक्स, है ना। और ऑफ कोर्स Q2 की ही बात कर रहे हैं, जानकारी हमारे पास Q2 की है। बहुत आसान है, आज सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो अपना, जो मैंने आपको बताया था, सिखाया था। सेल्स यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स, फिनिश गुड्स जो है, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाई, सॉरी ऑफ एक्स। मतलब फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये प्लस माइनस करके आपको प्रोडक्शन यूनिट्स पता लग जाएंगे। खत्म हो गया आपका प्रोडक्शन बजट। क्योंकि यहाँ पे तो मैं एक ही क्वार्टर की बात ही तो कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में तो चारों क्वार्टर की बात कर रहे थे तो लंबा काम था, यहाँ तो एक ही क्वार्टर की बात हो रही है। तो सारी जानकारी सब गिवन है डायरेक्टली। देखो सेल्स यूनिट्स उसने पहले स्टार्टिंग में बता दी थी, फर्स्ट पॉइंट में बता दी थी उसने 1,50,000 बैग्स, ठीक है। ये सब कुछ आ रहा है इन बैग्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन नंबर ऑफ बैग्स। तो सेल्स यूनिट्स उसने बता दी थी 1,50,000। उसके बाद एक्स का उसने क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों बता दिया था, 33 और 45। ये रहा 33 और 45। तो आओ, क्लोजिंग स्टॉक है 33,000, ओपनिंग स्टॉक है 45,000।
आपको पता लग गया कि आपको कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे करंट क्वार्टर में, Q2 में -45, ये आ रहा है 1,38,000। सो सिंपल। तो ये लो, मेरा प्रोडक्शन मुझे पता लग गया कि मुझे टोटल इतने यूनिट्स ऑफ एक्स बनाने हैं, बेसिकली यू कैन से इतने बैग्स बनाने हैं एक्स के, बस। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट में उसने पूछा था रॉ मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल परचेज बजट उसने पूछा था, लेकिन मैंने आपसे बोला कि आपको पहले, उससे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। मांगा नहीं उसने, लेकिन इसके बिना आप परचेज बजट बना नहीं सकते, क्योंकि एक फ्लो में पूरा काम हो रहा है। पहले आपको प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, फिर आपको कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी, फिर ही आप परचेज निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक कड़ी से बंधे हुए हैं तीनों, एक कड़ी से बंध गए तीनों बजट आपके। चलो, तो ये भी वैसे निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला हमारे 3 रॉ मटेरियल्स हैं, हमारी 3 रॉ मटेरियल्स हैं। अरे भाई, तो हमारी 3 रॉ मटेरियल्स कौन से, एक है वाई, एक है जेड, और एक है आपका एम्प्टी बैग्स। 3 रॉ मटेरियल्स हैं। अच्छा, कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एक्स, बेसिकली कंजम्पशन रेट आपको क्या बता रखी है कि एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है। तो y के लिए देखना, उसने बोला था 2.5 मीटर लगता है, z के लिए उसने बोला था 7.5 मीटर लगता है। और जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि क्योंकि एक यूनिट ऑफ हम फिनिश प्रोडक्ट x एक बैग में बेचते हैं, तो एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट के लिए आपको एक एम्प्टी बैग ही चाहिए, 1 ही चाहिए, तो 1 नंबर कह सकते हो आप। उसने नंबर वर्ड यूज किया था, तो मैं भी वो यूज कर रहा हूं। तो ये मेरा कंजम्पशन रेट हो गया, राइट। इसके बाद बस आप कंजम्पशन निकाल सकते हो फाइनली, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कैसे निकालोगे, आपको रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना था, तो कैसे निकालोगे, कंजम्पशन रेट जो आपने ऊपर लिखा, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, प्रोडक्शन यूनिट से। सीधा सीधा प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कंजम्पशन पता लग जाएगी, है ना। तो सीधी बात है, 1,38,000 यूनिट्स बनाने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो ये आ रहा है 3,45,000 मीटर। फिर ये आएगा 10,35,000 मीटर, और ये तो 1,38,000 ही आएगा। बन गया आपका कंजम्पशन बजट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, बेसिकली जितने प्रोडक्शन करनी है हमें, यूनिट्स जो बनाने हैं, उसको हम अपने कंजम्पशन रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कंजम्पशन निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले हमने बना लिया कंजम्पशन बजट। एक बार ये बना लिया, तो फिर आप रॉ मटेरियल परचेज बजट भी बना सकते हो। चलो, तो आओ परचेज बजट भी बना लेते, वाई जेड और फिर से एम्प्टी बैग। चलो, तो कंजम्पशन पहले लिख लो, कंजम्पशन। कंजम्पशन हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेनी है, 3,45,000 मीटर, 10,35,000 मीटर, 1,38,000, 1,38,000। इसमें प्लस करना है क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक। और ये दोनों भी चीजें गिवन है, तीनों के लिए गिवन है, आपको कॉपी पेस्ट करनी है। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक उठा लो, ये रहा। तो क्लोजिंग स्टॉक वाई जेड और बैक का है 78, 141, 84, 78, 141, 84। ठीक है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक भी देख लो,
ये रहा ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में से देख लेना, 96, 171, 111, 1,11,000। तो 96, 171, 1,11,000। ठीक है, तो जो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था परचेज निकालने के लिए, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये करके आपको क्या पता लग जाएगा, ये करके आपको पता लग जाएगा रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड, रॉ मटेरियल टू बी परचेस्ड। तो बस ये सॉल्व कर लो, 3,45,000 प्लस 78 माइनस 96, ये आ रहा है 3,27,000 मीटर। इसके बाद 10,35,000 प्लस 1,41,000 माइनस 1,71,000, ये आ रहा है 10,05,000 मीटर। फिर 1,38,000 प्लस 84 माइनस 1,11,000, ये आ रहा है 1,11,000 ही आ रहा है, 1,11,000। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर मीटर या बैग से, तो आपको रुपीस में भी पता लग जाएगा। तो रॉ मटेरियल परचेस आपको रुपीस में भी पता लग जाएगा, सीधी बात है ना। कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि मटेरियल परचेज रुपीस में कितनी है। तो वो आपको यहां पे दे रखी थी 160, 30 एंड 110। तो 160, 30 एंड 110 रुपीस। तो निकाल देते हैं ये भी। तो 3,27,000 मल्टीप्लाइड बाय 160, तो ये आ रहा है 5,23,20,000। फिर 10,05,000 इंटू 30, ये आ रहा है 3,01,50,000। और 1,11,000 मल्टीप्लाइड बाय 110, ये आ रहा है 1,22,10,000। 1,22,10,000। तो लो जी, आपका परचेज बजट भी निकल के आ गया। तो बजट वाला काम हो गया, चेक कर लो। पहली दो रिक्वायरमेंट जो थी वो डन हो गई। हमने प्रोडक्शन बजट बना दिया क्वांटिटी में, और हमने फिर परचेज बजट बना दिया, दोनों में भी, क्वांटिटी में भी रुपीस में भी। बेसिकली ये रहा क्वांटिटी में परचेज बजट, और ये रहा रुपीस में। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ये और ये। तो पहले यहां तक डन। ठीक है, अब फाइनली थर्ड रिक्वायरमेंट। और वैसे थर्ड रिक्वायरमेंट तो बहुत ही आसान है, लिख लो कैलकुलेशन ऑफ, उसने बोला था वेरिएबल कॉस्ट, बस निकाल लो, पर केजी ऑफ बैग ऑफ एक्स। ठीक है, तो क्या बोला था उसने, कंप्यूट करो वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस्ड। ओके, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट में भी उसने प्रोडक्शन वाली मांगी थी। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो यहां पे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए बोल रहा है कि एक यूनिट बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है, ये बोल रहा है वो आपसे। ठीक है, तो इसमें पता है आपको सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेनी है। डायरेक्ट मटेरियल यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट ले लोगे, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ले लोगे, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी ना होती है, वो तो आपको कॉस्ट शीट भी चैप्टर पता है ना। तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको तो बस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होती है वो लेनी है। तो उसमें तो तीन ही चीजें आती है, मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है, तो एक तो आपको रॉ मटेरियल लेना है, रॉ मटेरियल। तो हमने देखा रॉ मटेरियल एक तो Y है, Z है और एम्प्टी बैग है। तो बहुत आसान है, वेरी इजी, देखते रहना। उसने बोला था
वाई के मटेरियल के लिए कि एक यूनिट बनाने के लिए 2.5 मीटर लगता है, एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 2.5 मीटर लगता है, और एक मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है पर मीटर, 160 रुपीज। एक मीटर की कॉस्ट है 160 रुपीज। इसी तरह से जेड में एक यूनिट बनाने के लिए मतलब एक्स का 7.5 मीटर लगता है, और पर मीटर जो कॉस्ट है जेड की वो कितनी है, वो है 30 रुपीज। और फाइनली एम्प्टी बैग में एक बैग लगता है हमारे पास एक यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट के लिए, और एक बैग की कीमत है 110 रुपए। तो इससे आपको मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पता लग जाएगी क्या है बस। तो 2.5 इंटू 160 ये आ रहा है 400, 7.5 इंटू 30 ये आ रहा है 225, और ये दो 110 आ रहा है। तो यहां पे आपको मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पता लग गई, प्लस 400 प्लस 110 ये आ गई 735, 735। ठीक है ना। तो मटेरियल कॉस्ट निकल गई हमारी पर यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन ने पर यूनिट ही मांगा है, पर बैग मतलब पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट मतलब पर बैग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। अब से उसने एक यूनिट का पूछा है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना पड़ता है। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर, ये भी आसान है, ये भी आसान है। तो डायरेक्ट लेबर में ध्यान से देखना, उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि 9 मिनट्स लगते हैं एक यूनिट बनाने के लिए। ठीक है सर, तो एक यूनिट बनाने के लिए 9 मिनट्स लगते हैं। अच्छा, लेबर का रेट है 70 रुपए पर आवर, 70 रुपए पर घंटा, तो 70 रुपीज पर आवर, पर आवर एक घंटे का। तो एक घंटे की जगह क्या मैं 60 मिनट्स लिख सकता हूं? एक घंटे की जगह क्या मैं 60 मिनट्स लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकते हो। बन गई आपकी मैथमेटिक्स। तो ये हटा दो, ढंग से ऐसे ही लिख लो। तो एक घंटा मतलब 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स का जो लेबर का रेट है दैट इज 70 रुपीज। तो प्रोपोर्शनेटली 9 मिनट का कितना, तो 70 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 9, तो ये आ रहा है 10.5, 10.5। और फिर आपका लास्ट उसने जो बताया था वो था वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, सिंपली आई कैन से अदर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये कितना बताया था उसने, ये बोला था उसने 60 रुपीज पर बैग। तो ये तो उसने डायरेक्टली दे रखा था 60 रुपीज पर बैग। लो जी, ध्यान देना कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी आपको ध्यान से। फिक्स्ड तो ऑब्वियसली नहीं लेनी, क्योंकि वो तो सिर्फ वेरिएबल पूछ रहा है, और उसको वेरिएबल सेलिंग वाली भी नहीं लेनी, बिकॉज ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। तो बेसिकली इसका कोई काम था नहीं इस सवाल में, आपको सिर्फ कह सकते हो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। आपके लिए यही बस कॉस्ट है। तो ये आ गई 805.5। तो ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 बैग ऑफ एक्स। ये मेरी एक्स यानी फिनिश गुड्स की एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। चलो जी, डन हो गया। चलो ठीक है, आओ अब आ जाना क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगला क्वेश्चन हमें करना है इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7, एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन। 50% क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसका, 50% क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। आओ क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। चलो क्या कह रहा है देखते हैं। वो कह रहा है जिज्ञासा लिमिटेड इज ड्रॉइंग अ प्रोडक्शन प्लान फॉर इट्स 2 प्रोडक्ट्स, मिनीमैक्स जिसको शॉर्ट में MM बोल दिया, एंड हैवी हाई जिसको शॉर्ट में HH बोल दिया, फॉर द ईयर 22-23। ठीक है, तो हम प्रोडक्शन प्लान बना रहे हैं अपने 2 प्रोडक्ट्स का। द कंपनीज पॉलिसी इज टू होल्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट द रेट ऑफ 20%, 25% of anticipated volume of sales of
सक्सीडिंग मंथ, मतलब जो पुराना हमारा आज का क्वेश्चन था उसके जैसी कुछ बात है। वो कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा फिनिश गुड्स का, दैट इज शुड बी इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, चलो फिर कह रहा है बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मिनीमैक्स और हैवी हाई के 1,80,000 1,20,000। तो लो जी उसने प्रोडक्शन यूनिट्स खुद ही बता दिया है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है पता हमको, लेबर कॉस्ट पर यूनिट बता दिया और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बता दिया। अच्छा, एस्टिमेटेड यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 4 months फॉर द ईयर बाई स्टेज आर एस अंडर। तो ये रहा मिनीमैक्स, ये है हैवी हाई HH। तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो मतलब बेसिकली आपको पहले 4 महीने के सेल्स के यूनिट्स बता रहा है, दोनों भी प्रोडक्ट्स के। प्रिपेयर करो प्रोडक्शन बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज। आपको मंथ वाइज बताना है, प्रोडक्शन बजट बना के दिखाना है दोनों भी प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोडक्ट का बना के दिखाऊंगा, दूसरे का आपको होमवर्क में करना है। इसलिए मैंने बोला 50% मैं करा रहा हूं, 50% आपको खुद होमवर्क में करना है, बिल्कुल, क्योंकि कॉपी पेस्ट वैसे ही तरीका सेम होगा। ठीक है, चलो बस इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो पहले तो देखो मेन उसने क्या बोला, ध्यान से वो लिख लेते हैं। उसने बोला है जो क्लोजिंग स्टॉक होगा हमारा ऑफ फिनिश गुड्स दैट विल बी इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो बेसिकली क्वेश्चन वाले ने आपको प्रोडक्शन यूनिट्स तो बता दिए थे, उसने टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स बता दिए थे, बट आपको मंथ वाइज निकाल के बताना है। ठीक है, तो हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं। आओ, तो पहले हम प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं फॉर मिनीमैक्स MM। और कितने महीनों के लिए बोला उसने, पहले क्वार्टर के लिए बोला ना उसने, फर्स्ट क्वार्टर बोले तो अप्रैल से लेके जून तक, है ना। तो फर्स्ट क्वार्टर फॉर क्वार्टर 1, और बट ये उसने यहां पे मंथ वाइज मांगा है, मंथ वाइज। तो बिल्कुल जैसे काम मैं मिनीमैक्स के लिए करूंगा, सेम काम आपको दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी करना है, राइट। तो अप्रैल मई जून, और साथ में बस जुलाई लिख लो, ऐसी लिख लो बस जुलाई। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम प्रोडक्शन, वही वो फॉर्मूला जो हम बार बार यूज कर रहे थे, सेल्स यूनिट्स। तो सेल्स यूनिट्स आपको चारों महीने की दे रखी है, यहां से आप देख लो। मिनीमैक्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, बस हाई जो हैवी हाई है वो आपको अपने आप करना है। तो सेल्स यूनिट्स आपको ये चारों दे रखी है, 8, 10, 12, 16, 8, 10, 12, 16। तो 8,000, 10,000, 12,000, 16,000। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, प्लस करना है। क्या करते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस होंगे, और ओपनिंग स्टॉक जो है वो माइनस होगा, माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आपके प्रोडक्शन यूनिट्स निकल के आ जाते हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें क्या लेना है, 25% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो पहले आपको सीधा 25% अगले महीने का लेना है। तो यहां कितना होगा, इसका 25%, यहां इसका 25%, यहां इसका 25%, सीधी सीधी बात। तो 10,000 का 25% तो शायद 2,500 आता है, 12,000 का 25% आता है 3,000, 16,000 का 25% बेसिकली 4 से डिवाइड कर दो, 4,000 आता है। ठीक है, जुलाई के लिए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ अप्रैल मई जून पहले क्वार्टर का ही काम करना है, जुलाई का हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए हमें फिर अगस्त की सेल्स चाहिए होगी। ठीक है, तो एनीवे अप्रैल मई जून की हमारी क्लोजिंग स्टॉक आ गई। अच्छा, हमें यह भी पता है क्या कि करेंट पीरियड की क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड की ओपनिंग स्टॉक बनती है।
तो अप्रैल महीने की क्लोजिंग स्टॉक मई की ओपनिंग स्टॉक बनेगी, मई महीने की क्लोजिंग स्टॉक जून महीने की ओपनिंग स्टॉक बनेगी। जुलाई के लिए जाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये इसका ओपनिंग स्टॉक यहां पे मुझे पता लग गया 2500, और इसका मुझे पता लग गया 3000, इसका मुझे पता लग गया 3000। जुलाई में नहीं जाना। सिर्फ एक दिक्कत रह गई, एक प्रॉब्लम रह गई, वो है अप्रैल महीने की ओपनिंग स्टॉक। ये मुझे नहीं पता, ये पता लग जाएगा तो लो मेरा काम खत्म, मेरा प्रोडक्शन बजट बनके तैयार हो जाएगा। इतना ही मांगा है उसने, उसने अल्टीमेटली यही क्वेश्चन में मांगा है, दोनों प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग से। तो मेरे प्रोडक्शन यूनिट्स निकल के आ जाएंगे सिर्फ अगर मुझे अप्रैल महीने का ओपनिंग स्टॉक पता लग जाए तो अब सवाल उठा, सर अप्रैल महीने का ओपनिंग स्टॉक हमें कैसे पता लगेगा? नीचे जरा सी छोटी सी एक वर्किंग में निकाल लो, बहुत आसान है। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ MM ऑफ अप्रैल मंथ। तो मुझे सोच के बताना, मुझे सोच के बताना, क्या मैं कह सकता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक, या ऐसे नहीं बोलता, उल्टे ढंग से बोलता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ अप्रैल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च? अप्रैल महीने का ओपनिंग स्टॉक पिछले महीने के क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होगा, यही तो बात है भाई। करेंट पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि अगर अप्रैल महीने का ओपनिंग स्टॉक जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च, पिछला महीना, प्रीवियस मंथ। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मार्च क्या होगा? दिस शुड बी इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स ऑफ अप्रैल। क्यों? क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक जो करंट मंथ का होता है वो नेक्स्ट मंथ के सेल्स का 25% होता है। तो मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले महीने यानी अप्रैल के सेल्स का 25% होना चाहिए। और सर हमको अप्रैल की सेल्स तो पता है 8000, हमें अप्रैल की सेल्स पता है 8000, तो सीधा सीधा इसका 25%, तो ये आ गया 2000। बस इतनी सी बात, बस एक यही पॉइंट समझने वाला था इस क्वेश्चन में। बताओ बात समझ में आ गई? अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? रिपीट तो नहीं करना, एक बार बता दो मुझे, इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं? अगर नहीं है तो काम खत्म हो गया, बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पुट कर लो 2000, तो ये आ गया 8500, ये आ गया 10500, और ये आ गया 13000। दैट्स इट, डन। ये आ गया आपका 13000। तो आपका काम खत्म। मिनी मैक्स प्रोडक्ट की मैंने बात कर ली। सेम काम आपको HH का होमवर्क में करना है, तो आप इसी के नीचे बस होमवर्क में लिख लो। कंटिन्यूएशन में आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है HH का। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम काम, क्योंकि रिपीट है, कोई पॉइंट नहीं मैं दोबारा कराऊं, तो आप अपने हाथ से कर लोगे तो वो बेटर ही रहेगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बस आज इतना ही, आज का काम मुझे इतना ही कराना था। ठीक है जी।